स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। और साथियों आज एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए मैं, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम। इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो इसको हम समझेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम इसको समाप्त कर सकें, है ना। तो दोस्तों आप लोगों में से जो भी लोग नए आए हैं और मेरे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो फटाफट क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो ये काम आप कीजिए। और यहाँ पे नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, है ना, पीएचडी एडमिशन, बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पोल साइंस, है ना, इसके बारे में इसकी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना। इसकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। आपको नोट्स भी मिलते हैं, लेक्चर तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे, और एमसीक्यू, PYQ, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराया जाता है। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन मैं फिर दोबारा आ गया हूँ आप लोगों के लिए, है ना, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स लेके, ठीक है ना, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तो इसका है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, है ना। इससे पहले हमने संस्कृत उपागम किया था और आपका कानूनी परंपरागत उपागम किया था, जिसके अंदर कानूनी भी था और आपका संस्थावाद था, ऐतिहासिक था। ये सारे अप्रोचेस हमने किए थे। और आज हम करेंगे आपका राजनीति का अर्थशास्त्र उपागम। इसके बारे में समझेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। अब अर्थशास्त्र उपागम भैया 3 लोगों से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, बताऊंगा कैसे। 18वीं शताब्दी के अंत तक जाकर विद्वानों ने इसके सीमा क्षेत्र को राज्य की संपदा से जुड़ी हुई मान्यताओं समस्याओं तक ही सीमित कर रखा था। मतलब आरंभ में ये क्या था कि राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम को सिर्फ जो राज्य की संपदा हुआ करती थी, ठीक है ना, संसाधन जो हुआ करते थे आपके, चाहे वो आपका लकड़ी हो, पैदा होने वाला अनाज हो, खनिज पदार्थ हो, वहीं तक ही ये राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम वहीं तक सीमित था। लेकिन बाद में इसको जो विद्वान आए, आपका एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो और आपका माल्थस, उन्होंने इसको काफ़ी आगे तक पहुंचाया। अब उसमें सबसे पहला नाम जो है वो एडम स्मिथ का ही है, ठीक है ना। इसको आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पीजीटी के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। पीजीटी में आपसे पूछ लेगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कौन है, तो आप याद रखना आपका डेविड सॉरी एडम स्मिथ हैं, ये है। और इनकी पुस्तक है आपका वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था को तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत 2 रूपों में बांटा जाता है। एक तो चीर सम्मत, ठीक है ना, चीरे नहीं, चीर सम्मत क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, और आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो ये इन 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। और जो चीर सम्मत राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नायक उसमें एडम स्मिथ, जैसा मैंने बताया था, रॉबर्ट माल्थस और डेविड रिकार्डो, इनके ही विचार विशेष रूप से हम करते हैं। बाकी का हम इसके अंदर अंतर्गत इतना महत्व नहीं रखता है। तो इसको एक बार हम समझेंगे, एडम स्मिथ, माल्थस और डेविड रिकार्डो, इन तीनों को हम समझेंगे। अब ये है आपका डेविड रिकार्डो के बारे में हम पढ़ेंगे। चीर सम्मत राजनीतिक अर्थशास्त्र अर्थात क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या कहते हैं। आपके क्लासिकल राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के जो समर्थक हैं उसमें एडम स्मिथ है, इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो ये इनकी पुस्तक है, कई बार शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस लिख के आ जाता है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन का सही नाम क्या है, ठीक है ना। और उसमें 4-5 लिखे हुए थे, इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इंक्वायरी टू द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन बना रखे थे। तो इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, हिंदी में देखोगे राष्ट्रों की संपदा की प्रकृति और कारणों का अन्वेषण, ठीक है ना। 1776 के अंतर्गत इन्होंने लिखी थी और बिल्कुल नए रूप में इन्होंने वर्णन किया, ठीक है ना, बिल्कुल नए रूप में वर्णन किया। इन दोनों इस विषय के अंतर्गत इस प्रश्न पर विचार किया जाता है कि कोई आर्थिक नीतियाँ
नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कितनी उपयुक्त हैं। ठीक है ना, तो अगर जैसे आप कोई आर्थिक नीति है तो वो नैतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से कितनी उपयुक्त है। ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ करता था कि जैसे व्यापार वगैरह जो है, राज्य क्या करता था, कर लगा देता था, टैक्स लगा देता था। राज्य क्या करता था, राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी व्यापार वगैरह की। तो ये इनसे रिलेटेड था। तो वो देखना चाहते थे कि भाई नैतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से ये आर्थिक नीतियां कितनी उपयुक्त हैं। अब इनका जो संपूर्ण चिंतन है ना, क्या है, एक स्वायत्त, स्वनिर्मित, स्वनियमित, स्वयं नियमित सेल्फ रेगुलेटिंग अर्थव्यवस्था की संकल्पना है, जिसे उसे नागरिक समाज कहते हैं। अब यह कहते हैं इन्होंने, मतलब एक इनका जो इन्होंने संपूर्ण चिंतन किया, तो उसके अंतर्गत इन्होंने एक नागरिक समाज का वर्णन किया, जो क्या होता है कि स्वतंत्र है, ठीक है, स्वायत्त है और क्या है, स्वनियमित है, मतलब खुद अपने नियमों से चलता है, खुद अपने आप चलता है। जैसे कि आप बाजार देखते हैं, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, ये बाजार में क्या होता है कि मांग और पूर्ति, पूर्ति के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइस बनता है। ठीक है ना, प्राइस बनता है। ठीक है ना, तो मांग अगर ज़्यादा है तो प्राइस डाउन हो जाएगी, और पूर्ति अगर है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों क्या है, मांग और पूर्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, समाज को भी इसी एक बाजार की तरह बताते हैं कि बाजार हैं ये अपने आप, जैसे बाजार अपने आप चलता है, अपने आप रेगुलेट होता है, उसी तरह से क्या है कि नागरिक समाज भी अपने आप रेगुलेट होता है। ठीक है ना, अपने आप नियम बनाता है और अपने आप चलता है। अब इन्होंने 4 मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया है। नागरिक समाज को राजनीतिक क्षेत्र अर्थात राज्य से पृथक करना संभव है। अभी कहते हैं भाई हम नागरिक समाज को ना राजनीतिक क्षेत्र से, मतलब राज्य से हम अलग करके देख सकते हैं। ठीक है ना, नागरिक समाज को राजनीतिक क्षेत्र से अलग करके देख सकते हैं, जैसे कि हम राज्य को और बाजार को, दोनों को अलग अलग देखते हैं। ठीक है ना, हम पहचान सकते हैं। उसी तरह से नागरिक समाज को राजनीतिक क्षेत्र से हम अलग करके पृथक करना संभव है, अलग करके कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है हम बाजार में या नागरिक समाज में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उससे राज्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अलग करके देख सकते हैं दोनों को, है ना, इधर नागरिक समाज हो गया, इधर आपका राज्य हो गया। यदि इसके कार्यों में कोई बाधा न डाली जाए तो इसे स्वनियमन की क्षमता पाई जाती है। मतलब अगर राज्य राज्य अगर इसमें अगर कोई बाधा ना डाले, ठीक है ना, नागरिक समाज में कोई बाधा ना डाले, तो यहाँ पे नियम और संबंध अपने आप बनते रहते हैं, अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक बाजार के अंतर्गत अगर राज्य हस्तक्षेप ना करे, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि मांग पूर्ति के हिसाब से प्राइस मूल्य अपने आप डिसाइड होता रहता है। ठीक है ना, आदमी का श्रम है वो भी अपने आप डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये यही कहना चाहते हैं कि राज्य क्या अगर इसमें बाधा ना डाले तो ये अपने आप, इसके अंदर क्षमता है कि ये अपने आप प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसमें समस्त सहभागियों के लिए जो अपने अपने हित साधन के लिए स्वतंत्र हों, अधिकतम हित लाभ की स्थिति प्राप्त करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब जो भी लोग इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, एक बाजार के अंदर अंतर्गत क्या होता है कि कुछ उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो जो हिस्सा लेते हैं या जो भी हिस्सा लेते हैं, उनको सबको लाभ प्राप्त होने की क्षमता सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर किसी के लिए हानि है और किसी के लिए लाभ नहीं, सभी अवसर सभी के लिए बराबर है। ठीक है ना, ऐसे नागरिक समाज के अंतर्गत भी होता है। ठीक है, कि सबके लिए समान अवसर है, किसी को भी नुकसान का वो नहीं है, सबके पास क्षमता है, ऐसा ये कहता है। और यही कारण है कि ऐसी वस्तु स्थिति, मतलब ऐसी सिचुएशंस लाना दार्शनिक दृष्टि से नागरिक समाज, जिसमें नागरिक समाज को राज्य से स्वाधीन कर दिया जाए, ये अनिवार्य है। ठीक है ना, क्या है, अनिवार्य है। तो ये कह रहे हैं कि भाई कि नागरिक समाज को राजनीतिक राज्य या राजनीतिक से अलग करके देखा जा सकता है, एक बात पहली। और अगर इस नागरिक समाज में कोई बाधा ना डाली जाए तो ये अपने आप कार्य करती रहेगी, अपने आप जो संपदा है उसका अपने आप बंटवारा होता रहेगा, अपने आप प्राइस मूल्य वगैरह डिसाइड होते रहेंगे। ठीक है, और इसमें हर कोई जो है भाग लेगा, उसके लिए सबके लिए अधिकतम लाभ के समान अवसर है। ठीक है ना, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। और जब ये सारी तीनों चीजें हैं तो राज्य को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति लाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात बाजार में या आदमी के जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
ऐसा ये कहते हैं। अब एडम एडम स्मिथ जो है स्वतंत्रता और वाणिज्य इन दोनों के मध्य में गहरा संबंध बताते हैं, ठीक है ना। क्या बताते हैं? गहरा संबंध, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जब वाणिज्य के लिए स्वतंत्र करोगे आदमी को, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? उद्योग धंधों में खूब पैसे लगाएगा, खूब व्यापार करेगा, ठीक है ना, और जितना पैसा आएगा उससे उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। वाणिज्य वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है, ऐसा ऐसा एडम स्मिथ कहते हैं। तो ये कोटेशन आपसे पूछ सकता है कि वाणिज्य और स्वतंत्रता के मध्य किसने घनिष्ठ संबंध बताया है? तो एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन, वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता की वृद्धि होती है और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है, ऐसा कौन कहते हैं? तो वो भी एडम स्मिथ कहते हैं, ठीक है ना। ये तो समझ में आया ना कि कैसे स्वतंत्रता, आप किसी को स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? वो खुल के व्यापार करेगा, खूब खूब पैसे निवेश करेगा बाजार के अंदर में, ठीक है ना। तो जब उसके अंदर पैसे निवेश करेगा तो उसके पास और पैसे आएंगे, ठीक है, और पैसे आएंगे तो वो फिर और ज़्यादा क्या बोलते हैं, और ज़्यादा पैसा लगाएगा, है ना। तो कैसे स्वतंत्रता वाणिज्य से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एडम स्मिथ वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक, ये याद रखना, ठीक है ना। एक तो लॉक का आता है, लॉक ने कौन कौन सी स्वतंत्रता को प्राकृतिक कहा है, और दूसरा एक एडम स्मिथ ने वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता को क्या कहा है? प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा दी है ना। लॉक क्या कहता है? आपका जीवन संपत्ति को कहता है ना, और जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता कहता है, प्राकृतिक अधिकार कहता है, वो प्राकृतिक अधिकार करता है, सॉरी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वाणिज्य और व्यापार की बात की है, व्यापार की स्वतंत्रता की बात की, इसको प्राकृतिक स्वतंत्रता की संज्ञा देता है। एडम स्मिथ का अर्थ है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को बढ़ावा देता है तो वो अनजाने में समाज के हित को बढ़ावा देता है। मतलब कहने का मतलब है समाज जो है हम लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल जब जुड़ते हैं तो समाज बन जाता है, ठीक है ना। क्या है कि भाई जब ढेर सारे आपका व्यक्तिगत एक करके पूरा समाज बनता है। समाज क्या है? व्यक्तियों का व्यक्ति का समूह समूह ही तो है। और जब इसमें एक एक प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का इनका अर्थ है कि अगर आप अपने अपने हित को बढ़ावा दे रहे हो, आप इंडिविजुअल आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं समाज भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्यों? समाज आप लोगों से ही बना हुआ है। क्या है? ये प्रक्रिया सबके हितों में सामंजस्य को बढ़ावा देती है। एडम स्मिथ बाजार के अदृश्य हाथ की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मुक्त प्रतिस्पर्धा अपने विनिमय शक्ति के बल पर साधनों के इष्टतम आवंटन की व्यवस्था करती है। अब ये ऐसा अदृश्य हाथ है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा करता है, ठीक है ना। मुक्त मतलब किसी का दबाव नहीं है, सब इस प्रतियोगिता के अंदर हर कोई भाग लेता है। और इनमें शक्ति मतलब लेन देन की जो शक्ति है उसके बल पर साधनों के इष्टतम आवंटन की व्यवस्था करता है। मतलब जो संसाधन है उसका उच्च आवंटन, उसका बंटवारे की व्यवस्था कर देता है, ठीक है ना। अब भाई जो ज्यादा मुक्त प्रतिस्पर्धा होगी, जो ज्यादा योग्य होगा उसको विनिमय में ज्यादा संसाधन मिलेंगे, अच्छे इष्टतम ज्यादा संसाधन मिलेंगे। और जो कम योग्य होगा उसको कम संसाधन मिलेंगे, है ना, उसको कम संसाधन मिलेंगे। तो ये इससे क्या हुआ? ये एक अच्छा आवंटन हो गया, इष्टतम आवंटन हो गया कि भाई जो ज्यादा योग्य है उसको ज्यादा मिला, जो कम योग्य है उसको कम मिला। एडम स्मिथ कहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने के लिए राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, ठीक है ना। अहस्तक्षेप की, क्या? अहस्तक्षेप की, कि भाई आपको अगर राष्ट्र की समृद्धि बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अहस्तक्षेप मतलब उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना है, उससे वाणिज्य व्यापार करने दीजिए, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई कर मत लगाइए, ठीक है, उसके ऊपर कोई व्यापार से संबंधित नियम मत थोपिए, उसको आजाद छोड़ दीजिए। आर्थिक गतिविधियों में वो खूब कमाएगा, ठीक है ना। जब वो कमाएगा तो जब उसकी वृद्धि होगी तो अपने आप समाज की वृद्धि होगी, और समाज की वृद्धि होगी तो राष्ट्र की भी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एडम स्मिथ ने सिर्फ राज्य के 3 कार्य बताए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, एडम स्मिथ ने राज्य के कौन से कार्य बताए हैं? तो सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण, ये 3 कार्य इन्होंने बताए हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं।
एक क्वेश्चन ये बन रहा है, अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने दी, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन वाणिज्य की स्वतंत्रता, वाणिज्य और स्वतंत्रता के मध्य घनिष्ठ संबंध बताता है, एक क्वेश्चन। वाणिज्य की वृद्धि से स्वतंत्रता की वृद्धि होती है और स्वतंत्रता की वृद्धि से वाणिज्य की वृद्धि होती है, तो ये किसने वाक्य कहा, एडम स्मिथ ने, ठीक है ना। तीसरा आपका जो बन रहा है वो अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये एडम स्मिथ ने की, ठीक है। और एडम स्मिथ ने राज्य के कितने कार्य बताए हैं, तो 3, सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण, ठीक है ना। तो एडम स्मिथ ने इस तरह से आपका राजनीतिक अर्थशास्त्र उपागम के अंतर्गत अपने ये विचार प्रस्तुत किए, ठीक है। उसके बाद है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। इनकी रचना ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर बहुत जोरदार कार्य किया, ठीक है ना। पॉपुलेशन के ऊपर इन्होंने जोरदार कार्य किया और इन्होंने परंपरागत जो अर्थशास्त्र का विचार था, अर्थशास्त्र के अंतर्गत परंपरागत विचार क्या कहता है कि अगर आपके पास ज्यादा मानव हैं तो आप क्या हैं, आप संपन्न हैं, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और आप क्या करेंगे, विकास करेंगे, ये परंपरागत मान्यता है, ठीक है। क्या कि अगर आपके पास ज्यादा व्यक्ति हैं तो आपके पास ज़्यादा मानव हो गए, ज़्यादा कार्य क्षमता हो गई और ज़्यादा कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये परंपरागत था, जब उसमें कहा करते थे कि जनसंख्या ज़्यादा होना राज्य के लिए अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि इससे एक तो राज्य को सुरक्षा भी मिलती है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा फौज के अंदर या ज़्यादा आर्मी के अंदर ज़्यादा लोग होंगे, है ना। तो ये मान्यता थी। पहले भी हमारे पुराने घरों के अंदर में ये लोग क्या करते थे, 4-4 5-5 बच्चे पैदा किया करते थे, क्यों, उनको लगता था कि भाई एक बच्चा अगर 100 रुपये कमा के लाएगा तो 500 हो जाएंगे, ये सोच थी, है ना। ये सोचते थे, वो ये नहीं सोचा करते थे कि 5 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे हैं और मेरे पास अगर एक मकान है तो उसमें 5 हिस्से हो जाएंगे तो मकान कितने छोटे छोटे हो जाएंगे या संसाधन कितने कम पड़ जाएंगे, वो ये नहीं सोचा करते थे। तो वही था परंपरागत विचार जो था अर्थशास्त्र का, वो यही कहता था कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको चुनौती दी। इन्होंने कहा कि भाई जो है कि भाई ये जो जनसंख्या है ना, ये संपदा का पर्याय नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है वो देश ज़्यादा समृद्ध होता है और ज़्यादा विकास करता है। जैसे कि आप विकासशील देशों की स्थिति देख लो, यहाँ पे जनसंख्या एक विकट समस्या बनी हुई है, ठीक है ना। इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और आय इनकी कम है, यहाँ पे बीमारी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सारी इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। माल्थस ने तर्क दिया कि भाई जनसंख्या जो है ना वो रेखा गणितीय रूप से बढ़ती है, मतलब रेखा गणित में एक रेखा होती है ना, ऐसे अचानक बढ़ जाती है, 2 स्क्वायर 2 4 हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं 4 स्क्वायर 2 16 हो जाता है ना, फिर 64 हो जाता है, तो इस तरह से बढ़ता है। और जबकि खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, मतलब 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है कि जनसंख्या तो आपकी मतलब स्क्वायर करके बढ़ रही है, सीधे डबल होती जा रही है, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 4 चौके 16, फिर 16, फिर उसका 64 हो गई। लेकिन आपका खाद्य आपूर्ति के बने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इस तरह से बढ़ रही है। तो देखो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो संसाधन जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, ठीक है। वो संसाधन कम पड़ जाएंगे तो क्या होगा, किसी देश के लिए विकास करने की में दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ऐसा माल्थस मानते हैं। और माल्थस का मत है कि बढ़ी हुई जनसंख्या को रोकने के लिए 2 उपाय हैं, एक तो सकारात्मक रोकथाम है। सकारात्मक रोकथाम के अंदर क्या होगा कि भाई युद्ध हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, ठीक है ना, इसके कारण जो मृत्यु होगी, ठीक है, वो क्या होगा, सकारात्मक रोकथाम होगा, ठीक है। क्या होगा, वो सकारात्मक रोकथाम होगा कि कोई महामारी आ गई, कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है ना, सुनामी आ गई, महामारी आ गई, युद्ध हो गया तो उसमें जो लोग मारे गए, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, तो इससे क्या होगा, इससे संसाधन संतुलन बनेगा फिर। तो ये तो सकारात्मक उपाय था। फिर इन्होंने नकारात्मक उपाय बताया, उसमें कहा कि ब्रह्मचर्य हो जाओ, मतलब शादी मत करो, है ना, और क्या विवाह में देरी करो। तो इससे क्या होगा, इन सब आपका क्या बोलते हैं, उस समय इस तरह के उपाय तो थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं। तो ये जो उपाय हैं ये नकारात्मक उपाय हैं, ठीक है ना। क्या है, ब्रह्मचर्य और विवाह में देरी, ये नकारात्मक उपाय हैं। फिर माल्थस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को सही हालत में रखने के लिए मजदूर की दरें, निर्वाह मजदूरी
के स्तर पर ही स्थिर रखनी चाहिए, ठीक है ना। राज्य को इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि भाई निर्वाह मजदूरी के अंदर मजदूरी दरें कितनी होनी चाहिए। राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बाजार जो है ना ये अपने आप क्या कर लेगा, निर्वाह जो मजदूरी है ना वो तय कर लेगा, ठीक है ना। क्या कर लेगा, निर्वाह मजदूरी तय कर लेगा। अब उदाहरण के लिए आप देखो कि एक मालिक है, ठीक है ना, एक मालिक है, इसको कारखाने के लिए 5 लेबर चाहिए। कितनी लेबर चाहिए, 5। अगर यहाँ पे 5 लेबर नहीं है, यहाँ पे सपोज करो 4 ही लेबर है ना, और ये 4 लेबर कहेंगे हमें काम करना है तो भैया हमें 500 रुपये दोगे तो हम काम करेंगे, ठीक है ना। क्या 500 रुपये दोगे तो काम करेंगे, ठीक है। या ये कहते हैं कि भाई 500 नहीं, हमें 700 चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि लेबर नहीं है तो ये आदमी ओके कर देगा कि भैया आ जाओ काम कर लो कारखाने के अंदर। लेकिन यहाँ पे ढेर सारी लेबर हो जाए, ढेर सारी लेबर हो जाए, है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं, 100-150 हो जाए, जितनी भी हो जाए। तो अब इसको 5 आदमी चाहिए, है ना। तो ये कहेंगे भैया मैं 500 रुपये लूंगा, तो ये कहेगा भैया मुझे 400 रुपये ही दे देना। ये कहेगा मेरे को 375 रुपया दे दो। ये कहेगा मेरे को 350 रुपया दे दो। ये कहेगा 300 में ही कर दूंगा। ये कहेगा 250 रुपये में कर दूंगा भैया। ये कहेगा 200 रुपये में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मांग और पूर्ति के हिसाब से, मांग व पूर्ति के हिसाब से क्या हो रहा है, मजदूरी तय हो रही है, मजदूरी तय हो रही है। मतलब ये बाजार अपने आप तैयार कर रहा है, बाजार अपने आप क्या कर रहा है, मूल्य तैयार, मजदूरी का रेट तैयार कर रहा है। तो ये क्या है, मजदूरी के क्षेत्र में मुक्त प्रतिस्पर्धा पर आधारित इसने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। ये कहते हैं कि राज्य को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई क्या निर्वाह मजदूरी होगी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बाजार अपने आप सेट कर लेगा। अगर बाजार में बहुत ज्यादा लोग हैं तो कम हो जाएगा, और बाजार में कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा माल्थस कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिय विचारक डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ब्रिटिश अर्थशास्त्रवेत्ता है, ठीक है ना। और इनकी ये भी बहुत पुस्तक पूछी गई है, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ठीक है ना, राज्य अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत। अब इन्होंने कर के ऊपर बड़ा बेजोड़ बातें कही हैं, ठीक है। के अंतर्गत राजनीतिक अर्थव्यवस्था को 2 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत किए, एक तो अधिशेष का सिद्धांत और दूसरा श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत। अधिशेष के सिद्धांत रिकार्डो ने तर्क दिया कि भूमि का ऊंचा किराया या तो उससे प्राप्त होने वाला अधिशेष प्रकृति की कृपा की देन नहीं है, बल्कि यह उर्वरक भूमि की कमी है। अब क्या होता है कि दोस्तों एक एक कोई जगह है तो वहां पे उर्वरक भूमि भी हो सकती है और उपजाऊ और अनुपजाऊ दोनों भूमि हो सकती है, ठीक है। तो इस पे जो अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकृति, अब उससे जो किराया प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो प्रकृति की कृपा की देन नहीं है, बल्कि भूमि की कमी, ठीक है, भूमि की कमी है और भूस्वामियों के लोभ का परिणाम है। अब कोई भूमि है, अब वहां पे कोई उपज पैदा होती है ना, तो ये क्या है कि ये भूमि की उसकी 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 जो उसका जो मूल्य है, ठीक है ना, किसी भूमि पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये भूमि है, इस पर कोई उपज पैदा हो रही है, ठीक है ना, कोई उपज पैदा हो रही है, ठीक है, जो भी है, गेहूं है, आपका चावल है, ठीक है। तो इस पे इस जो गेहूं का मूल्य है, ये क्या है कि भूमि की कमी और भूस्वामियों के लालच, भूस्वामी के लालच का परिणाम है, ठीक है ना। ये 2 चीजें ये बताते हैं क्या है कि जो गेहूं का मूल्य है या कोई भी खाद्यान्न है उसका मूल्य है, गेहूं का मूल्य है, मूल्य मूल्य उसका क्या परिणाम, भूमि की कमी। भाई कमी, अगर भूमि की कमी है तो गेहूं का मूल्य अधिक हो जाएगा, और भूस्वामी अधिक लालच है तो भी गेहूं का मूल्य ऊपर हो जाएगा ना। अब भाई भूमि की कमी है
भूमि कम है, अगर आप गेहूं बोएंगे तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा डिमांड करेंगे कि भैया मुझे इतने रुपए का गेहूं चाहिए। दूसरा, भूस्वामी जो है वो लालच करते हैं, तो उस वजह से इसका रेट ऊपर हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अन्न कानून है ना, इसके उन्मूलन, इनको खत्म कर दो, ठीक है ना। अन्न कानून मतलब खाद्यान्न से संबंधित जो कानून थे उनको खत्म कर दो और आयात करो, इंपोर्ट करो, बाहर से मंगाओ, ठीक है ना। उस समय क्या था, आयात पे प्रतिबंध लगा हुआ था, राज्य आयात की अनुमति नहीं देता था। लेकिन जैसे ही आप आयात करते हो बाहर से, तो बाहर से तो भाई आपके यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर से जब अनाज आएगा तो वो सस्ता आएगा। सस्ता आएगा तो फिर मजबूरी में जो आपके राज्य के अंतर्गत जो भूस्वामी है और वो अनाज बेचने वाले हैं, उनको भी सस्ता करके बेचना पड़ेगा, ठीक है। मिलने पर अन्न क्या हो जाएगा, विदेशों से अन्न आयात करने की अनुमति पे अन्न सस्ता हो जाएगा, जिससे भूमि का किराया अपने आप नीचे हो जाएगा। अब ये जो बंदा है, ये जो भूमि का मोटा किराया ले रहा था, ठीक है ना, भूमि का मोटा किराया ले रहा था, ये भूस्वामी भूस्वामी भूमि का मोटा किराया ले रहा था और इससे अनाज को महंगा करना बेच रहा था। क्यों? क्योंकि इसको इसको भी तो पैसे देने हैं और फिर अनाज से प्रॉफिट भी कमाना है ना। तो क्या होगा कि जब बाहर से अनाज आने लग जाएगा तो घर का अनाज तो कोई लेगा नहीं, और घर का अनाज जब वो लेगा नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, भूमि का किराया कम करना पड़ेगा। क्यों? ये कहेगा भैया मैं तो बाहर से मंगा लूंगा अनाज और बेच लूंगा, तू अपनी भूमि रख अपने पास, भाड़ में जा तू, ठीक है ना। वही छूटते ही यही कहेगा कि तू अपनी भूमि रख अपने पास, तू अपनी ये जमीन जो है ये अपने पास रख। भूस्वामी को कहेगा कि तू अपनी जमीन ये अपने पास रख, मैं तो बाहर से मंगा लूंगा, मैं बाहर से मंगा लूंगा, मैं यूक्रेन से मंगा लूंगा, है ना, यूक्रेन से मंगा लूंगा, मैं इंडिया से मंगा लूंगा, वो कहेगा। तो जब ये आदमी कहेगा यार ये तो मेरे, ये क्या है, ये तो मेरी भूमि पर फसल उगाएगा नहीं और मेरी भूमि जो है मुझे कुछ आमदनी नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, किराया नीचे कर देगा, भूमि का किराया नीचे कर देगा, फिर ये यहाँ पे उगाने लगेगा। तो यही बात ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका अधिशेष का सिद्धांत। और श्रम आधारित मूल्य का सिद्धांत जो है, उसके अंतर्गत रिकार्डो का अभिप्राय ये है कि भाई उत्पादन में भिन्न भिन्न तत्वों, भूमि, श्रम और पूंजी और संगठन, ये सारे मिले हुए होते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं होता है इसके अंतर्गत, है ना। और श्रम ही वस्तुतः सारे इस उत्पादन की कुंजी है, क्योंकि जब श्रम लगता है ना तो क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, तब मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। अब एक लकड़ी है, एक लकड़ी है, उसका क्या मूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, बिल्कुल कम मूल्य होगा या नहीं होगा, कम मूल्य होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, यही चीज होगी। तो या तो मूल्य होगा या तो बिल्कुल ही कम होगा या होगा ही नहीं, यही चीज होगी। लेकिन जैसे इसमें बढ़ई बढ़ई जो होता है ना, अपना श्रम लगा देगा, बढ़ई अपना श्रम लगा देगा, तो इसका क्या होगा, इसका टेबल बना देगा, इसका कुर्सी बना देगा, इसका मेज बना देगा, भांति भांति की चीजें बना देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इसका मूल्य मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसका मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यथार्थ स्रोत क्या है मूल्य का, श्रम है। क्या है, श्रम जो है, श्रम यथार्थ स्रोत, यथार्थ स्रोत है, ठीक है ना। श्रम के संयोग से ही उत्पादन में सहायक होती है, ठीक है ना। कोई बाकी जो तत्व है ना, चाहे वो पूंजी है, चाहे आपका कच्चा माल है, ठीक है, पूंजीपति है, भूमि है, वो नहीं करती कुछ, वो नहीं करती, सारा कार्य कौन करता है, वो श्रम करता है, उसी से ही आपका डिसाइड होता है। अब इन्होंने आपसे पूछ लेगा कि भाई डेविड रिकार्डो के अनुसार अधिशेष क्या है, ठीक है ना। तो जो खाली पड़ी हुई जमीन है ना, उसको, उसके लिए जो धन देना पड़ता है ना, उसको अधिशेष कहा है इसने। उसे क्या है, भूमि का किराया, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। कोई 10 रुपये भूमि का किराया वो बढ़ा दिया करते थे वहां पे कि भैया भूमि का किराया बढ़ गया है, खेती करना है तो करो, नहीं तो बच जाओ। तो डेविड रिकार्डो ने फिर इसके संबंध में कार्य किया था। तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के लिए चीज सम्मत राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का संदेश यह है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करते समय हमें यह देखना चाहिए कि प्रस्तुत प्रणाली किस हद तक बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप है। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि भाई बाजार अर्थव्यवस्था के तहत सब कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, पूरे आपकी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसको एक बाजार की तरह समझा जाता है, पूरे देश को एक बाजार की तरह समझा जाता है, और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब दोस्तों बाजार के अंदर क्या होता है, हम खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल भी तो यही करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना, दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इतनी सारी नौकरियां दे देंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कूल बनवा देंगे, हम यहाँ पे कॉलेज खुलवा देंगे, हम यहाँ पे अस्पताल बनवा देंगे, हम आएंगे तो आपके खाते में इतने पैसे फ्री में डाल देंगे, हम आएंगे तो आपको स्कूटी बांट देंगे, लैपटॉप बांट देंगे, ऐसे करके सपने दिखाते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। तो बाजार में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं,
वही काम राजनीति के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं, कोई नहीं है। ये देखिए इसके अंदर दो है, आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र। और जब आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र, इसमें उदारवादी विश्लेषण है और मार्क्सवादी विश्लेषण है। तो उदारवादी विश्लेषण क्या करता है, ये स्वतंत्रता की मांग करता है, ठीक है ना, राज्य को हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो एक बार हम समझते हैं ये क्या करता है। वो कमोबेश यही करता है, हस्तक्षेप की नीति समझाता है, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, आपका राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है, कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है, और आपका मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीजें उदारवादी करते हैं। देखें एक बार, हाँ देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े उदारवादी विश्लेषण के अंतर्गत, कहाँ गया भाई पेन। आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े उदारवादी विश्लेषण के अंतर्गत राजनीति को वर्तमान बाजार अर्थव्यवस्था के तुल्य मानते हुए राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि के बीच श्रृंखला संबंध की तलाश की जाती है, ठीक है। अब ये चार्ल्स लिंडब्लॉम ने पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, है ना, इसको याद रखना, राजनीति और बाजार, ये इनकी पुस्तक का नाम है। चार्ल्स लिंडब्लॉम ने पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, राजनीति और बाजार अर्थव्यवस्था, विश्व की सभी राजनीतिक प्रणालियों में अधिकांश राजनीति अपने आप में अर्थशास्त्र भी है और अधिकांश अर्थशास्त्र राजनीति भी है। तो ये कोटेशन याद रखना। ये क्या कहते हैं कि विश्व की ज़्यादातर राजनीतिक प्रणालियाँ जो है ना, उसमें राजनीति अपने आप में अर्थशास्त्र भी है और अर्थशास्त्र अपने आप में राजनीति भी है। क्योंकि कमोबेश जिस तरह से बाजार में कार्य होता है ना, उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भी कार्य किया जाता है, ठीक है ना। मांग और डिमांड वहाँ पे भी होती है। इस उपागम के अंतर्गत ऐसी संकल्पनाओं, विचारों, विषयों, गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान रूप से पाई जाती हैं, है ना। तो संसाधनों का आवंटन हो गया, मांग हो गई, पूर्ति हो गई, प्राइस निर्धारण हो गया, ठीक है, कैसे बंटवारा करना है, कैसे उपयोग में लाना है, ये सारी चीजें राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में समान रूप से पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, बताने की जरूरत है कैसे आवंटन होता है। भाई जो ज्यादा योग्य होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा खरीद लेगा, ठीक है ना। या जो व्यापार करने में ज्यादा योग्य होगा, उसको ज्यादा मिलेगा। उसी तरह से आपका राजनीति के क्षेत्र में जो ज्यादा योग्य होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम योग्य होगा उसको नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्र के प्रतिरूपों को राजनीतिक विज्ञान में और राजनीतिक विज्ञान के प्रतिरूपों को अर्थशास्त्र में प्रयुक्त करके इन दोनों विषयों में एक जैसे ढांचों का प्रयोग करने की कोशिश की जाती है, जैसे आगत और निर्गत मॉडल, ठीक है ना। तो ये हम आगत निर्गत बाद में पढ़ेंगे। व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत खेल सिद्धांत हो गया। खेल सिद्धांत के अंदर में क्या होता है, बार्गेनिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, कि प्रतिगुट गुटतंत्री प्रतिस्पर्धा वगैरह, ये सारे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है नहीं। इस उपागम के अंतर्गत मनुष्यों को राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार में समानता स्वीकार करते हुए वो ये लोग कहते हैं कि भाई मनुष्य का जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार है ना, वो एक जैसा होगा। क्यों? मनुष्य जो होता है हरदम लाभ की सोचता है, हरदम प्रॉफिट चाहिए उसे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। राजनीति में जब वो मतदान करने जाएगा तो वो ये देखेगा कि मुझे किस नेता से फायदा होगा, किस नेता की नीतियां जो है मुझे फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है ना। और आर्थिक क्षेत्र में जब वो जाता है, कोई चीज खरीदने जाता है, तो देखता है कौन सी चीज सस्ती है, किसमें ज्यादा फीचर्स हैं, किसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। तो उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी वो देखता है कि भाई किस नेता को, किस पार्टी को वोट देने से, किस नेता को वोट देने से मुझे ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है ना। कौन नेता है जो मेरे भले के लिए काम करेगा, कहाँ किस नेता से मेरी पहुंच अच्छी है, ठीक है। तो ये दोनों में एक जैसी संकल्पनाओं का प्रयोग करता है मानव, ठीक है। अतः राजनीति की उन परिभाषाओं को विशेष मान्यता दी जाती है जिनमें चयन, निर्णय, हाँ, इष्टतम वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा इत्यादि को प्रमुखता दी जाती है। अब इसमें क्या है कि आप चयन करोगे तो कैसे चयन करोगे। आप राजनीति के क्षेत्र में जब आप किसी नेता को वोट देने के लिए चुनते हो, तो आप कैसे चुनते हो, आप देखते हो, अपना लाभ देखते हो, है ना, अपना लाभ देखते हो, हानि देखते हो कि भाई मैं इस पार्टी के इस नेता को अगर मैं वोट दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, आप ये देखते हो। आप जब कोई निर्णय लेते हो तो भी आप अपना लाभ और हानि देखते हो, ठीक है ना। आपने निर्णय लिया कि ठीक है भाई मैं उस नेता के समर्थन में प्रचार करूंगा, ठीक है, तो आपने ये निर्णय लिया तो उसमें आप अपना लाभ देखोगे। कोई वस्तु है उसको, उसके संबंध में भी आप सेम यही आप डिसीजंस लेते हो। तो क्या है कि आप क्या है कि आप राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में आप एक जैसे संकल्पनाएं यूज कर रहे हो, ठीक है ना। दोनों जगह आप क्या कर रहे हो, अपना लाभ हानि देख के ही कोई निर्णय ले रहे हो, कोई चुनाव कर रहे हो या
किसी चीज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एक ही चीज है, इसी वजह से इसको अर्थशास्त्र उपागम को महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए इसमें राजनीतिक प्रक्रिया को विनिमय की प्रक्रिया माना जाता है। राजनीति की प्रक्रिया क्या है? विनिमय। जैसे मैंने अभी बताया कि आप चुनाव करते जाओगे तो चुनाव जब होता है तो एक बाजार की स्थिति हो जाती है। नेता आपको सपने दिखाते हैं, कहते हैं भाई आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे। तो विनिमय कर रहे हैं ना आपस में, आपसे क्या कर रहे हैं? वोट ले रहे हैं, बदले में आपको आपको अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, आपको कॉलेज देंगे, आपको क्या बोलते हैं, आपको और यातायात के सुविधाएं दे सकते हैं, आपको राशन कार्ड दे सकते हैं, आपको फ्री में बिजली दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ये सारी सुविधाएं आपको देंगे। तो बाजार में भी ऐसे होता है, हम पैसा देते हैं और चीजें खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम वोट दे रहे हैं और उनसे सुविधाएं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वोट और मुद्रा को समान समझा गया है इसमें, ठीक है ना। और मनचाही नीतियां और कार्यक्रम हम प्राप्त कर सकते हैं। गठबंधन निर्माण, दो दलीय प्रणालियों को ऐसी बाजार प्रणालियों के रूप में देखा जाता है जिनमें इन्हीं गिने दो पक्षों के बीच। अब क्या है कि भाई अब एक राजनीति के क्षेत्र में दो दल होते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? ठीक वैसे ही जैसे ही कि मार्केट के अंदर में दो ब्रांड होते हैं, ठीक है। वीवो का फोन और ओप्पो का फोन आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वीवो ने कोई नया लॉन्च किया कोई फीचर, तो ओप्पो वाला भी अपने मोबाइल में सेम वैसी फीचर फटाफट लेके आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि बीजेपी ने कहा कि भाई हम तो 200 यूनिट फ्री देंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो बीजेपी वाली कहेंगे हम 300 दे देंगे, ठीक है। कोई कांग्रेस वाला कहेगा हम 400 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। तो क्या करता है, जैसे प्रोडक्ट्स के बीच में बाजार बाजार में प्रोडक्ट्स के बीच में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है ना, उसी तरह से होता है कि यहाँ राजनीति के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। जैसे दो दल होंगे, दो होंगे या अधिक दल होंगे, वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसे ठीक वैसे जैसे बाजार के अंदर में कोई ब्रांड करता है। इसमें यह माना जाता है कि विभिन्न व्यक्ति और संगठन अपने अपने स्वार्थ के अनुरूप तर्कसंगत व्यवहार करेंगे। अब वो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, लेकिन वो तर्कसंगत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इस उपागम के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रिया में संघर्ष के बजाय सहयोग के तत्वों को प्रमुखता दी जाती है, जो कि उदारवादी दृष्टिकोण की विशेषता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, संघर्ष की जगह सहयोग के तत्वों को प्रमुखता दी जाती है। इसके अनुसार राजनीति का सारोकार इन समस्याओं से संसाधनों का आवंटन, मतलब जो संसाधन है उनको कैसे बांटा जाए, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, चाहे वो कोई पद हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बाकी संसाधन हो, ठीक है। और समाज कल्याण का स्तर कैसे उन्नत किया जाए, ठीक है ना। समाज का जो कल्याण है वो कैसे डिसाइड हो, वो कैसे बढ़े, कैसे उन्नत हो। अतः राजनीतिक प्रक्रिया के भीतर जो विकल्प पाए जाते हैं उनका सारोकार वित्त व्यवस्था, बजट और कराधान से होता है। और इसमें देखा जाता है कि कौन सा विकल्प अपनाने से राजनीतिक संरचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से अच्छे से समझा दिया। ये कुछ पुस्तकें हैं, इनको जरूर एक बार देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। इन पुस्तकों को जरूर देखना है। एंथनी डाउन्स की बुक है एन एन इन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, 1957 में आया है। जे बुकनेन की और जी टललॉक की पुस्तक है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, सम्मति का गणना शास्त्र। और एम ऑल्सन की पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक कार्रवाई का तर्कशास्त्र। आर करी और एल वेड, अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज, राजनीतिक विनिमय का सिद्धांत। अब आप ये जो ना एंथनी डाउन्स, जी बुकनेन, ऑल्सन और यह आर करी और एल वेड, ये लोग हैं ना, ये अर्थशास्त्र से, याद रखना, अर्थशास्त्र से हैं, अर्थशास्त्र से, ठीक है। अर्थशास्त्र को बाजार राजनीति को अर्थशास्त्र के तुल्य मानते हैं। और जब आप इनकी पुस्तक दी होगी ना, अगर मान लो इनमें से कोई एक नाम आया, और ये देखो इकोनॉमिक आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहाँ होता है, अर्थशास्त्र में होता है, ठीक है। लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये थोड़ा सा अलग है, सामूहिक कार्य का तर्कशास्त्र। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सचेंज, एक्सचेंज कहाँ होता है, थ्योरी में होता है। तो आप इनको, अगर आपको ये पता होगा कि ये विद्वान है आपका एंथनी डाउन्स, बुकनैन, ऑल्सन और करी और एलवेल्ड, ये जो है ये अर्थशास्त्र से हैं। और कोई एक बुक आ गई ना, तो आप तुरंत बता दोगे ये बुक किसकी होगी, क्यों, इकोनॉमिक्स। यहाँ से आप कहते हैं ना कि आपका वो लगाने के लिए, तुक्का लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए। तो आपको अगर ये पता है कि भाई ये जो है ये अर्थशास्त्र की बात करते हैं, बाजार बाजार अर्थव्यवस्था के तुल्य मानते हैं राजनीति को, तो एन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा, अर्थशास्त्र आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे।
कैलकुलस ऑफ कंसेंट होगा तो भी आप कर लेंगे, एक्सचेंज होगा तो भी कर लेंगे, और ऑलमोस्ट इनमें से चारों नाम नहीं आने वाले या दो नाम नहीं आने वाले, इतना कन्फ्यूज़न वो कभी नहीं क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो बात बन जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को एक उपागम समझाया है उदारवादी विश्लेषण का। मार्क्सवादी भी करवा दूं? बोलो, करवा दें? चलो ठीक है, करवा देते हैं। कुछ है नहीं मार्क्सवाद के अंदर में, कोई ऐसा है नहीं। मार्क्सवाद में हम दो ही विचारक करेंगे और मोटी मोटा 5-10 मिनट के अंदर हम इसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे कि भाई मार्क्सवाद में है एक तरफ तो कार्ल मार्क्स आ जाएगा, और एंगल्स, एंजल्स, और दूसरी तरफ एक है आपके जो ग्रामसी, है ना। इनके विचार कर लेते हैं मोटी मोटा। कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर हमें पता होना चाहिए। अब कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहता है, वो आधार और अधिरचना की बात करता है। क्या कहता है? आधार और अधिरचना। ठीक है, आधार के अंतर्गत वो किसको मानता है? ठीक है, भौतिक संसाधन जो हो गए, ठीक है ना, भौतिक संसाधन, संसाधन या उत्पादन के संसाधन, ठीक है ना, इसको ये भी कह सकते हैं उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के संसाधन, या ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आर्थिक संसाधन भी कह सकते हैं इसको। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि आधार पे, आधार जो है ना वो डिसाइड करेगा कि अधिरचना कैसी होगी। वो कहता है कि आधार डिसाइड करेगा कि अधिरचना कैसी होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स महोदय कहते हैं। कहते हैं कि भाई जिस वर्ग का, है ना, जिसका जिसका आधार पर कब्जा होगा ना, उसी हिसाब से फिर अधिरचना होगी, ठीक है ना। और अधिरचना में किसको शामिल करता है? राजनीति को, राजनीति को किसको शामिल करता है? सांस्कृतिक व्यवस्था हो गई, संस्कृति हो गई, समाज हो गया, ये सारा जो हो गया, बाकी सारी चीजें अधिरचना के अंतर्गत आती हैं। तो ये कहते हैं आधार जो होगा वो डिसाइड करेगा अधिरचना कैसी होगी। ठीक है, मैंने कार्ल मार्क्स को, अगर आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप क्या करेंगे, आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे, वहाँ पे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का पूरा वो पड़ा हुआ है। वहाँ पे कार्ल मार्क्स का मैंने पूरा 2 या 3 लेक्चर मैंने दे रखे हैं, तो उसमें अच्छे से डिटेल से समझा रखा है। तो ये कहते हैं, ठीक है ना, ये कहते हैं कि भैया मांग और पूर्ति से नहीं होता है। कहते हैं मांग और पूर्ति से नहीं होता है, पूर्ति से नहीं होता है, ये यहाँ से नहीं होता है। ये कहते हैं आधार पे जिसका कब्जा होगा वही डिसाइड करेगा कि अधिरचना कैसी होगी। और यहाँ पे किसका कब्जा है? यहाँ पे पूंजीपति वर्ग का है, पूंजीपति वर्ग का है। जब पूंजीपति वर्ग का कब्जा है तो पूंजीपति का राज्य पे भी कब्जा हो जाएगा। राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है, और किसके फायदे के लिए काम करता है? पूंजीपति के फायदे के लिए काम करता है, उसके हक में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होगा? अधिरचना भी वैसी ही होगी। लेकिन ग्रामसी जो कहता है, ग्रामसी क्या करता है? ग्रामसी जो है आधार के साथ साथ अधिरचना पे भी महत्व देता है, अधिरचना को भी महत्व देता है। ठीक है ना, वो कहता है कि भाई अधिरचना पे भी जो है वो डिसाइड करता है, और इसके अंदर वो नागरिक समाज की कल्पना करता है। ठीक है ना, क्या कहता है? एक राजनीतिक समाज की बात करता है वो, एक तो ग्रामसी जो है एक नागरिक समाज की बात करता है, और करता है दूसरा करता है राजनीतिक समाज। नागरिक समाज के अंदर घर, मित्र मंडली, स्कूल, कॉलेज, चर्च, क्लब, ठीक है ना, इस तरह की जितनी संस्थाएं ये नागरिक समाज के अंतर्गत आती हैं। और राजनीतिक समाज के अंदर में क्या आता है? सेना, पुलिस,
और न्यायपालिका, ये आती हैं आपका राजनीतिक समाज के अंतर्गत। अब ये कहता है कि भाई उधर तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि जैसा आधार होगा वैसी अधिरचना बनेगी। अब ये ग्रामसी कह रहा है नहीं भैया नहीं, ये नागरिक समाज जो है ना, इसने क्या कर रखा है, लोगों के दिमाग पे एक प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, ठीक है ना, एक प्रकार से ब्रेन वॉश कर रखा है। यहाँ पे नागरिक समाज क्या करता है, घर हो गया, मित्र मंडली हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, क्लब हो गया, यहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है, इनको यही चीज बताया जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था उत्तम है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था उत्तम है, क्या है, उत्तम है, अच्छी है, बढ़िया है, इससे अच्छी व्यवस्था कोई नहीं है। जबकि क्या है, आपका समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था, वादी व्यवस्था क्या है, खराब है, ठीक है ना, ये बेकार है। पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है। जब घर में पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, जब मित्र मंडली कहेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, स्कूल में मास्टर कहेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, कॉलेज में प्रोफेसर कहेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, चर्च के अंदर पादरी कहेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, क्लब के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, उसके बाद क्या, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कहेगा पूंजीवादी व्यवस्था आएगी। तो इससे एक दिमाग के अंदर हमारे एक ये जो है एक प्रभुत्व बन जाएगा, किसका, नागरिक समाज के द्वारा, कि ये क्या है कि ये व्यवस्था अच्छी है। क्या हो रहा था कि दोस्तों, यहां तो क्रांति हुई, कहां पे, रूस में तो क्रांति हुई, लेकिन ब्रिटेन में क्रांति नहीं हुई। जबकि ब्रिटेन में क्या हुआ कि सबसे पहले औद्योगिकरण ब्रिटेन में आया, यूरोप के देशों में आया, लेकिन वहां क्रांति नहीं, रूस में क्रांति हो गई। तो ग्रामसी ने फिर अपना जो विश्लेषण किया, उसके अंदर पाया गया कि ब्रिटेन के अंदर में नागरिक समाज बहुत मजबूत है, ठीक है ना, और नागरिक समाज जो है उसने क्या कर रखा है, लोगों के दिमाग पे प्रभुत्व बना रखा है, उनके मस्तिष्क पे प्रभुत्व बना रखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रांति नहीं होती है। क्रांति क्यों होगी, जब इनको पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी लग रही तो क्रांति क्यों होगी। तो ये नागरिक समाज में जो ये है, ये वर्ग है, ये क्रांति नहीं होने देता है, ठीक है ना। और जब ये फेल हो जाता है, जब नागरिक समाज फेल हो जाता है, तो क्या होता है, राजनीतिक समाज सामने आता है। सेना, पुलिस और न्यायपालिका का उपयोग करके क्या कर दिया जाता है, क्रांति को दबा दिया जाता है, क्रांति को दबा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं, आधार के साथ साथ, ठीक है ना, आधार के साथ साथ। तो इसको क्या कह रहे थे, नागरिक समाज को, जैसे जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, संस्कृति, समाज, राजनीति, ठीक है, और बाकी जो भी है सबको ये क्या कह रहे थे, अधिरचना कह रहे थे। क्या कह रहे थे, अधिरचना कह रहे थे कार्ल मार्क्स, है ना। तो ये कहते हैं, ग्रामसी कहते हैं अपने, कहते हैं गुरुजी अब आधार के साथ साथ अधिरचना पे भी कार्य करने की आवश्यकता है। जितना आधार महत्वपूर्ण है उतना अधिरचना भी महत्वपूर्ण है, ऐसा मानते हैं ग्रामसी, ठीक है ना। तो ये चीज है, इन्होंने राजनीति को इस तरह से समझने की कोशिश की, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। और ज्यादा आपको अगर समझना है ग्रामसी के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो आपको वेस्टर्न थिंकर्स के मैंने जो लेक्चर दे रखे हैं, आप वहां पे देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा वर्णन इन्होंने किया है। तो ये चीज बताई है इन्होंने कि भाई जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा, जैसा आधार होगा वैसी अधिरचना होगी, आधार पे जिसका कब्जा होगा वो अधिरचना पे अपने आप कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। और उदारवादी क्या कह रहे थे कि भाई इसको राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए, एक बाजार की तरह ये बिहेव करेगा, अपने आप डिसाइड करेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का कह रहा है नहीं भैया, अपने आप नहीं डिसाइड करेगा, जैसा पूंजीपति वर्ग चाहता है वैसा डिसाइड होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसका भौतिक संसाधनों पे उसका कब्जा है, उत्पादन के साधनों पे उसका कब्जा है। तो इसीलिए अर्थ सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सभ्य चीज, सारी चीजें उसी तरह से चलेंगी जैसा पूंजीपति चलाना चाहता है। लेकिन ग्रामसी आते कहते हैं गुरुजी आप गलत हैं। क्यों, क्योंकि यूरोप के देशों में क्रांति नहीं हुई, रूस में क्रांति हुई, यूरोप के देशों में क्रांति नहीं हुई, जबकि ब्रिटेन के अंदर में पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो आपका साम्यवादी क्रांति भी ब्रिटेन में पहले होनी चाहिए, लेकिन वहां नहीं हुई। कारण क्या था कि वहां पे अधिरचना, मतलब संस्कृति, समाज, राजनीति वगैरह पे, अधिरचना पे नागरिक समाज का प्रभुत्व है, उसने लोगों के मन मस्तिष्क में प्रभुत्व बना रखा है, जिससे कि वहां पे क्रांति नहीं होती है, वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा समझा जाता है। तो गुरुजी आवश्यकता है कि आधार के साथ साथ अधिरचना पे भी काम किया जाए, ठीक है, लोगों के मन मस्तिष्क में
साम्यवादी मूल्यों को बिठाया जाए, है ना। जितना महत्वपूर्ण आधार है उतना महत्वपूर्ण अधिरचना भी है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो फटाफट लाइक कीजिए, है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों प्रोफेसर की क्लास कोई एक पॉलिटिकल के लिए नहीं है, बहुत जल्दी इस पे आपको ज्योग्राफी के भी प्रोफेसर नज़र आएंगे, और भी मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है, 2-4-500 सब्सक्राइबर की बात नहीं है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनेगा जो बहुत गरीब हैं। और अब गरीब भी क्या करेगा, अब गरीब भी पीजीटी करेगा, गरीब भी टीजीटी करेगा, गरीब भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, गरीब भी नेट निकालेगा, गरीब भी जेआरएफ निकालेगा, ठीक है ना। गरीब भी अदर कंपटीशन एग्जाम देगा 101%। दोस्तों मैं इसी उद्देश्य से मैंने अपना ये चैनल बनाया है कि ये गरीब जो बच्चे हैं, गरीब गांव देहात के जो बच्चे हैं उनकी मदद हो सके, ठीक है ना। गांव देहात के जो बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। अमीरों के लिए तो बहुत सारा चांस है, उनको पढ़ाने और कमी थोड़ी ना, उनके पास संसाधनों की, वो तो कहीं से भी कर लेंगे। लेकिन गरीब के लिए कोई आगे निकल के नहीं आ रहा है। मैं निकल के आया हूँ, आप लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए चैनल। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।